दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुनो कहानी हॉरर के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम है वीरेन और आज की इस एपिसोड में मैं सुनाने वाला हूँ एक बेहद ही रोमांचक कहानी जिसका अंत आपको बेहद ही पसंद आएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। लिली ना सिर्फ बेइंतहाई खूबसूरत औरत थी बल्कि कभी उसका नाम ब्रेंट मॉर्गन जैसी बड़ी नामी हस्ती के साथ भी जुड़ा हुआ था। कभी वो उसकी माशूका हुआ करती थी और अब इसीलिए एल वॉल्टर्स की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो उसके जैसे एक मामूली आदमी की तरफ भला क्या सोचकर आकर्षित हुई होगी। हाँ, ये ठीक है कि लिली का आशिक ब्रेंट मॉर्गन इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे कैद था, कत्ल, डकैती और ना जाने किन किन अपराधों के आरोपों में। और इसीलिए लिली को अपना अकेलापन दूर करने के लिए किसी न किसी साथी की जरूरत थी। लेकिन फिर भी एल वॉल्टर्स को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर लिली ने उसे ही क्यों चुना, जबकि वो उससे कहीं ज्यादा बेहतर आदमियों को चुन सकती थी। अब वॉल्टर्स को अपनी माली हालत से भी बहुत शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी, क्योंकि उसका बटुआ हर वक्त खाली ही रहता था, जबकि लिली के लिए ये सब बातें कोई मायने नहीं रखती थी, बल्कि वो तो वॉल्टर्स को पैसे खर्च करने का कोई मौका भी नहीं देती थी। ऐसा लगता था मानो जैसे लिली वॉल्टर्स के ऊपर पूरे दिलो जान से फिदा हो। उसका पिछला आशिक ब्रेंट मॉर्गन भी जेल में बंद था और काफी लंबे समय तक उसके वहां से बाहर निकलने की कोई संभावना नहीं थी। इसीलिए फिलहाल वॉल्टर्स के लिए चिंता की कोई बात नहीं थी। एक दिन लिली और वॉल्टर्स एक दूसरे के पास बैठे हुए थे। तब लिली ने वॉल्टर्स से कहा, एल, जब भी मैं सोचती हूँ कि तुम पहले सर्कस में काम किया करते थे तो मुझे एक अजीब सा थ्रिल महसूस होता है। पता नहीं तुम कैसे रस्सियों के सहारे ऊपर चढ़कर हवा में कलाबाजियां खाते होगे। ये सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वे दोनों उस वक्त लिली के घर में एक गद्देदार सोफे के ऊपर बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। कमरे में हल्की आवाज में म्यूजिक बज रहा था। एल ने मीठी आवाज में लिली से कहा, अरे ये सब तो बहुत साल पहले की बातें हैं। लिली ने उत्सुकता से पूछा, अब क्या तुम आज भी वे सारे करतब दिखा सकते हो? कौन से करतब? एल वॉल्टर्स ने महंगी स्कॉच विस्की का एक बड़ा सा घूंट भरने के बाद सवालिया नजरों से लिली की ओर देखते हुए पूछा। अरे वही सारे करतब, झूले में झूलना, रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ना। मेरा मतलब है कि वो सारे करतब जो तुम सर्कस में किया करते थे। एल वॉल्टर्स मुस्कुराकर बोला, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो सब करना बहुत ही कमाल की बात हो। लिली बोली, अरे कमाल की ही तो बात है एल। मैं तो जब भी सर्कस में वो काम होते हुए देखती थी तो थ्रिल के मारे मेरी तो सांसें ही रुक जाती थी। अब प्लीज बताओ ना, क्या तुम अब भी वो करतब कर सकते हो? एल बोला, अरे वो सब कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है लिली। मैं जरा सी प्रैक्टिस करूंगा और फिर से वो सब करने लग जाऊंगा। लेकिन उस काम को मैंने इसी इरादे के साथ छोड़ा था कि जिंदगी में वो काम मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा। असल में एक बार मैं एक करतब के दौरान ऊपर से नीचे गिर गया था और बड़ी मुश्किल से मेरी जान बची थी। लिली मुंह सिकोड़ते हुए बोली, इसका मतलब तुम डर गए? नहीं, मैं डरा नहीं था, बल्कि मुझे ही कुछ नया नया करने का शौक है। एल बोला, मैंने कुछ समय तक हॉलीवुड में काउबॉय के स्टंट्स भी किए हैं, हीरो के डबल्स के रूप में, और जानवरों को घेरने और उन्हें फंदे में फंसाने की बहुत सारी ट्रिक्स आती हैं मुझे। लिली एल वॉल्टर्स के करीब आई और उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, ओह हनी, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें वो सारे खतरनाक खेल फिर से खेलने के लिए मजबूर होना पड़े, लेकिन फिर भी जब भी मैं इस सब के बारे में सोचती हूँ तो मुझे बड़ा ही थ्रिल महसूस होता है। मेरा जो पुराना बॉयफ्रेंड था उसमें वैसे तो बहुत सारी खूबियां हैं, लेकिन वो सब नहीं कर सकता जो तुम कर सकते हो। हवा में छलांग लगाना या रस्सियों के सहारे चढ़ना उसकी बस की बात बिल्कुल भी नहीं थी। एल ने लिली की आंखों में देखते हुए पूछा, मेरे ख्याल से तुम उसके काफी नजदीक हुआ करती थी ना? लिली बोली, हाँ, लेकिन वो सब तो अब पुरानी बातें हो चुकी हैं। अब तो मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ही बारे में सोचती हूँ। पता नहीं क्यों, पर मेरे दिल में मैंने मॉर्गन के लिए कभी वैसा महसूस नहीं किया जैसा मैं तुम्हारे लिए महसूस करती हूँ।
और ये सब मैं अपनी दिल की गहराइयों से कह रही हूँ। मैं सच कहती हूँ एल, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगी हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि मैं ब्रेंट मॉर्गन के काफ़ी करीब थी, और इसीलिए मैं उसकी बहुत सारी ऐसी बातों को भी जानती हूँ जो कोई नहीं जानता। लेकिन अब मैं उसको पूरी तरह से भुला चुकी हूँ। एल वॉल्टर्स को पूरा यकीन था कि लिली ब्रेंट मॉर्गन के काफ़ी सारे रहस्यों को जानती होगी। ब्रेंट मॉर्गन बड़ा ही दिलेर किस्म का आदमी था। उसने कई बड़े बड़े हाथ मारे थे और न जाने कितने कत्ल किए थे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद लिली ने फिर से कहा, मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं एल। मुझे लगता है अब जब हम एक दूजे के इतने करीब आ गए हैं तो मुझे तुमसे ऐसी बात को छुपाना नहीं चाहिए। इतना कहकर लिली एक बार फिर से चुप हो गई। एल ने बड़ी ही सावधानी से अपना ग्लास मेज पर रख दिया और उसके आगे बोलने का इंतजार करने लगा। कुछ देर की चुप्पी के बाद लिली आगे बोली, देखो एल, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। तुम प्लीज मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना। अपनों के सामने सच्चाई को स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं होती। हमें अगर आगे सुख की जिंदगी बितानी है तो उसके लिए हमें पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ही, क्योंकि पैसों के बिना चाहे जिंदगी में प्रेम कितना भी क्यों ना हो, लेकिन सुख नहीं हो सकता। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना एल? एल थोड़ा मायूस स्वर में बोला, लेकिन हम पैसा लाएंगे कहां से? लिली उत्साहित होते हुए बोली, अब इसकी फिक्र तुम मत करो। मुझे मालूम है कि इतना सारा पैसा कहां से आ सकता है, लेकिन हनी, वो काम सिर्फ तुम्हारी ही मदद से संभव हो सकता है। वो कैसे भला? एल ने उत्सुकता से पूछा। लिली बोली, देखो, जब ब्रेंट पकड़ा गया था उससे पहले उसने एक बहुत बड़ी रॉबरी की थी, लेकिन उसके मुकदमे के दौरान तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई थी, एल ने कहा। लिली बोली, अरे उसका कारण यह था कि किसी को मालूम ही नहीं था कि उस बैंक रॉबरी के पीछे ब्रेंट मॉर्गन का हाथ था। सिर्फ मैं ही ये बात जानती थी कि उस बैंक रॉबरी के पीछे मॉर्गन का हाथ था। करीब $5 लाख से ऊपर की रकम लूटी गई थी। उस डकैती में ब्रेंट मॉर्गन के साथ एक और आदमी था जो अब मर चुका है। रॉबरी के बाद वो रकम एक जगह ये सोचकर छुपा दी गई थी कि मामला ठंडा होने पर उसे वहां से निकाल लिया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही ब्रेंट गिरफ्तार होकर सलाखों के पीछे चला गया। एल वॉल्टर्स की आंखें हैरानी से बड़ी होती जा रही थी। उसने पूछा, और क्या तुम जानती हो लिली कि वो पैसा कहाँ रखा है? हाँ, बिल्कुल जानती हूँ, लिली ने कहा। एल वॉल्टर्स बोला, अगर तुम जानती हो तो तुम वो रकम वहां से निकाल क्यों नहीं लेती? बल्कि अब तक तुमने उसे वहां से निकाल ही क्यों नहीं लिया? ब्रेंट तो जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है, फिर तुम्हें किस बात का डर है? लिली ने अपने हाथों को झटकते हुए कहा, हाँ, मुझे ब्रेंट का डर नहीं है। असल में मुझे वो पैसा वहां से निकालने में तुम्हारी मदद की जरूरत लगेगी। अपने मन में उमड़ती भावनाओं को छुपाने के लिए एल सोफे से खड़ा हो गया और इधर उधर टहलने लगा। इधर उधर टहलते हुए वो सोच रहा था कि आखिर $5 लाख की रकम कितनी बड़ी होती है। उसमें क्या कुछ नहीं हासिल किया जा सकता। अगर उसकी आधी रकम उसे मिल जाए तो उसकी तो जिंदगी ही संवर जाएगी। उसने लिली से सवाल पूछा, लिली, इस बात की क्या गारंटी होगी कि वो पैसा अभी भी वहीं मौजूद होगा? तुम एक और आदमी की बात कर रही थी जो रॉबरी में ब्रेंट के साथ था। ऐसा हो सकता है कि वो उस रकम को वहां से निकाल कर ले गया हो। लिली बोली, अरे तुम उसकी चिंता मत करो एल, मैं जानती हूं कि वो पैसा अभी भी वहीं रखा हुआ है। वो जिस दूसरे आदमी की तुम बात कर रहे हो वो तो पहले ही मर चुका है। ब्रेंट के पकड़े जाने से पहले ही उसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। अगर तुम हाँ करो एल तो मैं तुम्हें वो जगह दिखा दूंगी जहां वो रकम रखी हुई है। हम कार में वहां जाएंगे। तुम कोई मजाक तो नहीं कर रही हो ना लिली? एल ने कहा। लिली ने भावुक स्वर में जवाब दिया, मैं एकदम सच कह रही हूं एल। इतने दिनों तक मैंने तुमसे इस बारे में कोई बात इसलिए नहीं की क्योंकि पहले मैं ये यकीन कर लेना चाहती थी कि तुम भी मुझसे उतना ही प्रेम करते हो जितना मैं तुमसे करती हूँ। और अब जब मुझे इस बात का यकीन हो गया है कि तुम भी मुझसे उतना ही प्रेम करते हो जितना मैं, तभी मैंने तुम्हें ये राज बताया है। ठीक है, पर हमें जाना कहाँ होगा? एल ने पूछा। लिली ने जवाब दिया, ये काफी लंबा सफर है एल।
जितना जल्दी हो सके हमें वहां के लिए निकलना होगा। उसके बाद उन दोनों के बीच सारी बातें तय हो गई और उसी रात वो दोनों वहां के लिए कार में रवाना हो गए। चलने से पहले लिली ने एक राइफल लेने का भी आग्रह किया, जो एक स्टोर से गोलियों समेत खरीद भी ली गई। लिली का कहना था कि उन दोनों को पश्चिमी वर्जीनिया के घने पहाड़ी जंगल में अपनी कार को छोड़कर आगे पैदल चलना होगा, इसीलिए रास्ते में जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए राइफल का साथ होना जरूरी था। राइफल के हाथ में आ जाने के बाद अब एल भी अपने आप को काफी सेफ महसूस कर रहा था। रात में कार ड्राइव करते हुए एल ने एक बार फिर से वही सवाल लिली से किया जो उसके दिमाग में काफी देर से खटक रहा था। मेरी समझ में अभी तक ये बात नहीं आ रही है लिली कि तुमने अब तक वो पैसा वहां से खुद ही क्यों नहीं निकाल लिया। लिली ने जवाब दिया, दरअसल वो पैसा एक गुफा में एक ऐसी जगह रखा हुआ है जहां से मैं खुद उसे नहीं निकाल सकती। जब हम वहां पहुंचेंगे तो तुम सारी बात खुद ही समझ जाओगे। इसके बाद एल ने कोई सवाल नहीं किया। वो चुपचाप कार ड्राइव करता रहा। आगे कहीं जाकर एक पेट्रोल पंप में उन्होंने फ्यूल भरवाने के लिए अपनी कार रोकी। जब एल फ्यूल भरवा रहा था तब लिली वॉशरूम चली गई। कुछ देर बाद लिली मुस्कुराते हुए बाहर आई और फिर वो दोनों आगे अपनी मंजिल की ओर बढ़ चले। आगे कुछ दूर जाकर उन्हें पहाड़ दिखने लगे और कुछ देर बाद जिस कच्चे रास्ते पर वो लिली के बताए अनुसार चल रहा था, वो रास्ता बड़ा ही उबड़ खाबड़ और खतरनाक था, इसीलिए उसे बड़ी ही सावधानी से कार चलानी पड़ रही थी, वो भी बहुत ही कम रफ्तार में। एक जगह पर पहुंचकर लिली ने कहा, अब यहाँ पर कार छोड़कर हमें यहाँ से आगे पैदल चलना होगा। वो गुफा यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। कार को वहीं छोड़कर वे दोनों एक पहाड़ी घने जंगल के बीच में से होकर ऊपर की तरफ चढ़ने लगे। थोड़ी ही देर में सुबह का उजाला फैलना शुरू हो गया। जब तक वे दोनों गुफा तक पहुंचे तब तक पूरी तरह से दिन निकल आया था और थोड़ी धूप भी फैल गई थी। असल में ये गुफा एक कंदरा जैसी थी, जिसकी छोटी बड़ी आग्नेय चट्टानें किसी मेहराबदार छत की तरह आपस में जुड़ी हुई थी। बीच बीच में कई चट्टानें आड़ी टेढ़ी उभरी हुई थी, जिसकी वजह से काफी ऊंचाई तक कई आड़ी टेढ़ी गुफाएं और दरारें नजर आ रही थी। वैसे तो लिली के पास एक बड़ी सी टॉर्च थी, लेकिन फिलहाल उसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि सुबह के सूरज की रोशनी उस गुफा में काफी अंदर तक पड़ रही थी और इसी कारण गुफा में काफी रोशनी हो रही थी। वो उस कंदरा में थोड़ा और आगे तक गए। उसके बाद लिली एक जगह पर रुकी और फर्श पर मौजूद चट्टानों की दरारों के पीछे अपनी राइफल की सहायता से पता नहीं क्या तलाश करने लगी। एल खामोश खड़ा उसे देखता रहा। आखिर में लिली एक दरार में से एक रस्सी का मोटा बंडल निकाल लेने में कामयाब हो गई। एल की तरफ मुड़ते हुए वो बेहद प्यार से बोली, तुम्हें इस रस्सी का इस्तेमाल करना होगा डियर। वहां ऊपर देखो, उस उभरी हुई चट्टान को देख रहे हो? वो वाली, वो जिसके ऊपर धूप की सीधी लकीर पड़ रही है। एल ने ऊपर की तरफ नजरें जमाए हुए अपने सिर को धीमे से हिलाया। उसका दिल तेजी से अंदर ही अंदर अजीब ढंग से धड़क रहा था, क्योंकि वो चट्टान काफी ऊंचाई पर थी और किसी दरार से अंदर की तरफ आती हुई सूरज की किरणें सीधी उसके ऊपर पड़ रही थी। लिली ने कहा, हनी, वहां उस चट्टान के ऊपर एक सूटकेस रखा हुआ है। सारी रकम उसी सूटकेस के अंदर है। एल ने कोई जवाब नहीं दिया। वो धड़कते दिल के साथ आसपास की चीजों का जायजा लेने लगा। उसे अपनी प्रैक्टिस छोड़े हुए काफी अरसा हो चुका था और वो उभरी हुई चट्टान इतनी ज्यादा ऊंचाई पर थी कि वहां तक पहुंचना बहुत ही खतरनाक था। उसकी जरा सी गलती उसको नीचे गिराकर उसकी हड्डियों का चूरमा बना सकती थी। उसे खामोश देखकर लिली ने पूछा, अब क्या सोच रहे हो एल? एल ने जवाब दिया, मैं ये सोच रहा हूं कि वो सूटकेस वहां आखिर पहुंचाया किसने? लिली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, देखो, मेरे या ब्रेंट के बस का तो ये काम था नहीं, तो जाहिर है उस दूसरे आदमी ने ही इसे वहां पहुंचाया था, क्योंकि ब्रेंट लूट की रकम को ऐसी जगह छुपाना चाहता था जहां कोई भी आसानी से ना पहुंच सके और वो रकम सुरक्षित रखी रहे। एल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं कि ये जगह बहुत ही सुरक्षित है। किसी आदमी का वहां तक पहुंचना एकदम असंभव है। लिली ने कहा, लेकिन तुम्हारे लिए तो वहां तक पहुंचना असंभव नहीं है ना डियर?
जिस आदमी ने वो सूटकेस वहां पहुंचाया उसका तो सर्कस से दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं था, फिर भी वो वहां तक पहुंच गया। तो तुम्हारे जैसे लाजवाब करतब्बाज के लिए भला ये क्या मुश्किल काम हो सकता है। लिली की इस बात ने सीधे एल वॉल्टर्स के अहम पर चोट की और वो जोश में आ गया। इस बीच वो पहले ही योजना बना चुका था कि वो उस उभरी हुई ऊंची चट्टान तक कैसे पहुंचेगा। पहले वो एक निचले भाग पर फंदा फंसाकर उस तक पहुंचेगा और फिर वहां से ऊपरी उभार पर फंदा फंसाकर वहां तक पहुंच जाएगा। उसने अपनी योजना लिली को बताई तो वो भी खुशी से उछलते हुए बोली, हाँ बिल्कुल सही कहा एल, मैं भी तुम्हें यही कहने वाली थी, क्योंकि वो आदमी भी इसी तरह ऊपर चढ़ा था। तभी एल ने रस्सी का फंदा बनाकर ऊपर उछाला। कई बार तो वो असफल रहा क्योंकि उसकी प्रैक्टिस बिल्कुल छूटी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगा और आखिरकार कई कोशिशों के बाद वो अपना फंदा फंसाने में कामयाब हो गया। फंदे की मजबूती जांचने के बाद उसने मुस्कुराकर लिली की तरफ देखा, फिर उसने उस रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। वो एक बड़ी ही मुश्किल चढ़ाई थी, लेकिन एल जैसे आदमी के लिए यह काम कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं था। थोड़ी ही देर में वो उस चट्टान की पहली उभार तक पहुंचने में कामयाब हो गया। उसने मुस्कुराकर नीचे खड़ी लिली की तरफ देखा, जो बेताब नजरों से उसकी तरफ ही देख रही थी। फिर एल ने बड़ी ही फुर्ती से उस चट्टानी उभार से वो फंदा निकाला और वहां से ऊपर वाले उभार की तरफ उछाल दिया। अब तक वो काफी हद तक अपने पुराने रंग में आ चुका था और फिर सिर्फ एक बार की असफलता के बाद अपनी दूसरी ही कोशिश में वो ऊपर वाली उभार में अपना फंदा फंसाने में कामयाब हो गया। ज्यादा ऊंचाई पर होने की वजह से ये वाला हिस्सा कुछ ज्यादा ही खतरनाक था, लेकिन एल को ऊंचाइयों से डर नहीं लगता था। वो रस्सी को मजबूती से पकड़कर उसके सहारे हवा में झूल गया और फिर अपने मजबूत हाथों के सहारे वो ऊपर चढ़ने लगा और फिर थोड़ी ही देर में वो ऊपर वाले उभार में पहुंचने में कामयाब हो गया। किसी चट्टानी दरार से आती हुई सूरज की एक सीधी किरण सीधे उसी सूटकेस के ऊपर पड़ रही थी जिसके अंदर रकम रखी हुई थी। वो सूटकेस अब एल की आंखों के सामने उसकी पहुंच में था। उस सूटकेस के ऊपर धूल की एक मोटी परत जमी हुई थी। उस सूटकेस को देखते ही एल की आंखों में खुशी की एक तेज चमक पैदा हो गई। नीचे से लिली ने चिल्लाकर कुछ कहा, लेकिन एल को कुछ सुनाई नहीं दिया क्योंकि उस समय उसका सारा ध्यान सूटकेस के ऊपर ही केंद्रित था। एल ने सूटकेस को खोला और फिर उसमें रखे नोटों की गड्डियों को देखकर उसने बड़े प्यार से उनके ऊपर हाथ फिराकर उन्हें छुआ। एल के पूरे बदन में एक सनसनी सी दौड़ गई। तभी नीचे से लिली की आवाज आई, एल तुम क्या कर रहे हो? वो सूटकेस मिला कि नहीं? एल ने फुर्ती से सूटकेस बंद करते हुए कहा, हाँ मुझे वो सूटकेस मिल गया। लिली ने कहा, तो फिर समय क्यों बर्बाद कर रहे हो डियर? तुम फौरन उस सूटकेस को रस्सी से बांधकर नीचे लटका दो और खुद भी नीचे आ जाओ। एल ने उस सूटकेस को पहले की तरह बंद कर दिया और फिर चट्टानी उभार में से वो फंदा निकालकर उसका एक सिरा सूटकेस के हैंडल में बांध दिया। ऊपर से नीचे की ओर झांकते हुए उसने लिली से कहा, लिली क्या तुम तैयार हो? लिली ने कहा, हाँ मैं तैयार हूं। एल ने रस्सी के सहारे सूटकेस को नीचे उतारना शुरू किया। दोनों की नजरें एक दूजे से टकराई और दोनों के ही होठों पर एक मुस्कान उभर आई। लिली ने सूटकेस को पकड़कर फर्श पर रख दिया। ऊपर चट्टान की उभार पर खड़े एल ने रस्सी पर अपनी पकड़ ढीली छोड़ दी और जोर जोर से हंसने लगा। वो खुशी से चिल्लाते हुए बोला, आखिरकार हमने मैदान मार ही लिया। वो तब भी हंस रहा था जब नीचे खड़ी लिली ने रस्सी पर एक जोर का झटका देकर उसे अपनी ओर खींच लिया। रस्सी एकदम से एल के हाथ से छूटी तो उसने चौंकते हुए नीचे की तरफ देखा और नीचे राइफल की नाल को अपनी ओर तने हुए पाया। राइफल को उसके सीने की ओर ताने बड़ी ही नफरत के साथ देखती हुई लिली उससे बोली, ये ब्रेंट का रुपया है और ये उसी के पास जाएगा। वो जेल से फरार होना चाहता था और अब बड़ी ही आसानी से हो भी जाएगा। ये सारा प्लान उसी के दिमाग का कमाल है, समझे मेरी जान? ब्रेंट ने ही मुझसे कहा था कि मैं ऐसे किसी सर्कस के कलाबाज से दोस्ती कर लूं जो रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ सकता हो, और इसीलिए मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला और तुमसे परिचय किया। मैं धीरे धीरे प्रेम का नाटक करके तुम्हारे नजदीक आई और तुम्हारे ऊपर ऐसे जाहिर किया जैसे मैं तुम्हें दिलो जान से चाहती हूँ।
आया कुछ भेजे मैं तुम्हारे। जब लिली ने एल के हाथों से रस्सी छीनी थी, एल तभी समझ गया था कि सारा खेल क्या है। उसकी जबान से एक भी शब्द नहीं निकला। लिली आगे कहती गई, तुम कितने बेवकूफ और गधे हो एल। तुम चाहे रस्सियों के सहारे हवा में बंदरों की तरह कितना भी उछल कूद क्यों ना कर लो, लेकिन मेरे ब्रेंट का मुकाबला तुम कभी नहीं कर सकते। ब्रेंट मॉर्गन के अलावा मैं पूरी दुनिया में कभी किसी और से प्यार कर ही नहीं सकती। मैं मानती हूं कि ब्रेंट तुम्हारी तरह ये सारे काम नहीं कर सकता जो तुम कर सकते हो, लेकिन वो और बहुत सारे ऐसे काम कर सकता है जो पूरी दुनिया का कोई भी मर्द नहीं कर सकता। तुम तो खैर कुछ भी नहीं, उसका मुकाबला तो वो भी नहीं कर सका जिसने ये सूटकेस ऊपर चट्टान पर रखा। तुम्हें याद है ना, मैंने ब्रेंट के एक साथी का जिक्र किया था कि वो एक्सीडेंट में मारा गया था। वो एक्सीडेंट में मरा नहीं था, बल्कि हम दोनों ने ही मिलकर उसे ठिकाने लगा दिया था, क्योंकि हमें उसका भरोसा नहीं था और हमें यह खतरा था कि हमारे यहां से जाते ही वो यहां से ये रुपया ले जाएगा। और वैसे भी वो मेरे ऊपर लाइन मारने की भी कोशिश कर रहा था, और मैंने ब्रेंट के अलावा आज तक किसी से प्यार नहीं किया। लिली की सारी बातें सुनने के बाद एल उदासीन स्वर में बोला, तो इसका मतलब यह है लिली कि वो सारी प्यार मोहब्बत की बातें, वो साथ साथ जीने मरने की कस्में खाना, वो सब एक नाटक था। लिली बोली, हाँ माय डियर, वो सब एक नाटक था और आज मैं वो नाटक हमेशा के लिए खत्म कर देती हूँ। अलविदा माय डियर एल। इतना कहकर लिली ने अपने हाथ में थामे हुए राइफल का ट्रिगर दबा दिया। लेकिन यह क्या, गोली चलने की बजाय सिर्फ एक क्लिक की आवाज पूरी गुफा में गूंज गई। लिली ने आश्चर्य के साथ उस राइफल का ट्रिगर एक बार फिर से दबाया, लेकिन इस बार भी सिर्फ क्लिक की ही आवाज आई। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन सिर्फ क्लिक की आवाज के अलावा और कोई आवाज नहीं आई। तो उसके चेहरे में झुंझलाहट और निराशा के भाव उभर आए। एल ने ऊपर से चिल्लाकर कहा, रहने दो माय डियर, ज्यादा कोशिश करके कोई फायदा नहीं। जब तुम पेट्रोल पंप में वॉशरूम गई थी तब मैंने पीछे से इसकी गोलियां निकाल दी थी। मुझे पहले ही इस बात का एहसास हो गया था कि तुम्हारे ऊपर ज्यादा भरोसा करना ठीक नहीं। लिली ने गुस्से से राइफल जमीन पर पटक दी और फिर जोर से चिल्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ता बेवकूफ, मरोगे तो तुम फिर भी। राइफल की गोली से ना सही, लेकिन चट्टान के ऊपर फंसे हुए तुम भूख प्यास से जरूर मर जाओगे। और हाँ, उस चट्टान के ऊपर तुम अपने आप को अकेला मत समझना। जहां पर तुम खड़े हो ना, वहां से जरा पीछे पलट कर देखो। वहां पर तुम्हें अपना वो अनजान साथी नजर आएगा जिसके साथ तुम्हें अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ियां बितानी है। एल ने फुर्ती से पलटकर पीछे देखा। पीछे उसे एक नरकंकाल दिखाई दिया जिसके शरीर में कपड़ों के अलावा थोड़ा बहुत मांस इधर उधर चिपका हुआ था। एल ने उस नरकंकाल की दांत फाड़कर हंसती हुई खोपड़ी भी देखी। उस खोपड़ी के माथे के बीचों बीच एक छेद था। ये बात साफ थी कि जब उस आदमी ने उस सूटकेस को वहां रख दिया होगा तो नीचे से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी होगी। तभी अचानक एल के होठों पर एक तीखी सी मुस्कान उभर आई, उस रस्सी को देखकर जिसका एक हिस्सा उस नरकंकाल के नीचे दबा हुआ था। एल ने फुर्ती के साथ उस रस्सी को खींचा और उसके एक सिरे पर एक फंदा बनाया और फिर वो उस चट्टानी उभार के किनारे पर आ गया। लिली ने सूटकेस उठाया और आखिरी बार पलटकर एल की तरफ देखा। अलविदा माय डियर एल, इतना बोलकर वो पलटकर बाहर की तरफ जाने लगी। एल ने बड़ी ही फुर्ती के साथ फंदा फेंका और वो फंदा किसी सांप की तरह लहराता हुआ नीचे लिली के बदन पर लिपटकर उसे घेर लिया। एल ने फौरन ही पूरी ताकत से रस्सी को अपनी तरफ खींचकर उस फंदे को लिली के बदन पर पूरी तरह से कस दिया। घबराहट में लिली के हाथ से वो सूटकेस नीचे गिर गया और उसने अपने बदन पर कसते उस रस्सी को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया, लेकिन तब तक उसके पैर जमीन से उठ चुके थे। एल ने उसे ऊपर की तरफ खींचना शुरू कर दिया। लिली हवा में थी। जब लिली उस चट्टानी उभार के किनारे पर पहुंची तो एल ने उसे बड़े ही कड़वे स्वर में बोला, मैंने तुमसे कहा था ना लिली कि मैं काउबॉयज के स्टंट भी जानता हूं। तुम्हें शायद पता नहीं कि मैंने रस्सियों के फंदों से बड़ी बड़ी अड़ियल घोड़ियों को भी अपने काबू में किया है। तुम तो खैर चीज ही क्या हो। लिली अब डर के मारे बुरी तरह से चीख चिल्ला रही थी। एल ने उसे दोनों हाथों से चट्टानी उभार के किनारे पर खींचकर उसके शरीर से फंदा निकाला और फिर लिली को उस नर कंकाल के ऊपर धकेल दिया
उस नर कंकाल को देखकर तो लिली दहशत के मारे पागलों की तरह चिल्लाने लगी। उसकी चीखों की परवाह किए बगैर एल ने सामने की पहाड़ी दीवार में उभरे एक शिलाखंड में अपना वो फंदा फंसाया। लिली भूखी शेरनी की तरह उस पर झपटी और चीखते चिल्लाते हुए उसे नोचने खसोटने लगी, लेकिन एल ने हंसते हुए उसे जोर से पीछे धकेल दिया और फिर रस्सी के सहारे झूलता हुआ एक उभार से दूसरे पर कूदता हुआ पल भर में नीचे पहुंच गया। अपनी खतरनाक स्थिति को समझते हुए लिली डर और आतंक से चिल्लाने लगी और एल से विनती करने लगी, एल प्लीज मुझे यहां छोड़कर मत जाओ, यहां मैं मर जाऊंगी, प्लीज मेरी बात सुनो, मैं ये सारा पैसा भी तुमको दे दूंगी, मुझे यहां से बाहर निकालो। एल ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने बड़े प्यार से वो सूटकेस उठाया और फिर ऊपर लिली की तरफ देखकर उसने कहा, अलविदा जानेमन, तुम्हें ये पैसा मुझे देने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो खुद ही मेरे हाथों में है। और हाँ, हवा में लटका वो तुम्हारा पुराना साथी अकेले रहते रहते बोर हो गया होगा, इसलिए उसे मेरी नहीं बल्कि एक गर्लफ्रेंड की जरूरत है, और वो कमी तुम पूरा करोगे। इतना बोलकर एल बड़े आराम से उस गुफा से बाहर की तरफ निकल आया। चट्टानी उभार पर खड़ी लिली उसे जाता हुआ देखती रही। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल में इसी तरह की कई और दिलचस्प कहानियां हैं, उन्हें भी जरूर सुनें। मुझे और इस कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।